हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि एनटीएससी एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम एनटीएससी केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशंस में अब तक हमने ये चीज़ समझ ली है कि एक एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रीवियस सेशंस में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने करी। अब सवाल है ये देखने का कि मैम एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट कैसे होते हैं। यानी कि आज के इस सेशन में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा। प्रीवियस सेशंस में अब तक हमने ये चीज़ समझ ली है कि एक एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। देखो, हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे ना, उनका कहना ये था कि हमारे पास एक मैटर जो है ना वो बना होता है बहुत सारे एटम्स से। ये चीज़ मैंने आपको ऐसे समझाई थी कि सपोज हमारे पास एक मैटर है। कौन सा मैटर है? सपोज हमारे पास ये पेन है, ठीक है। अब अगर इस पेन के ऊपर मैं थोड़ा सा जोर लगा दूं तो क्या होने वाला है? अरे सबको पता है, अगर इस पेन के ऊपर मैंने थोड़ा सा जोर लगा दिया तो ये पेन टूट जाएगा। हो सकता है कि इसके 2 पीसेस हो जाए। अब इस पेन को तोड़ने के बाद जो मुझे 2 पीसेस मिले हैं उनको भी मैंने नहीं छोड़ा। उन 2 पीसेस के ऊपर भी मैं क्या कर रही हूँ? जोर लगा रही हूँ, यानी कि उनको भी मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या होगा ये आप सबको पता है। आप बोलोगे कि मैम हमारे पास अच्छा खासा एक पेन था, आपने बेवजह जो है ना उसको तोड़ दिया और उसके 2 पीसेस मिल गए। अब उन 2 पीसेस को भी आपने नहीं छोड़ा, उन 2 पीसेस के ऊपर भी आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या करेंगे? टूट जाएंगे। तो टूटने के बाद होगा क्या भाई? आपको और छोटे पीसेस मिल जाएंगे ना इस पेन के। सही बात है। अब ये जो मेरे पास और छोटे पीसेस आए हैं इस पेन के, इन पीसेस के ऊपर भी मैं क्या करूंगी? और जोर लगाऊंगी। तो क्या होगा? मुझे बहुत ही छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे इस पेन के। बिल्कुल सही बात है, ये बात सबको पता है। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं ऐसा कर ही क्यों रही हूं? मैं क्यों बेवजह इस पेन को, इस मैटर को डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि ये मुझसे बोला था किसने? हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने। हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने बोला था कि अगर आपके पास एक मैटर है तो उस मैटर को आप तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, डिवीजन करते जाओ। अल्टीमेटली आप डिवीजन की एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाओगे जहां पर आकर के उस मैटर का फर्दर डिवीजन पॉसिबल होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या? कि मेरे पास ये जो मैटर है, ये मेरे पास जो पेन है, इसको मैं डिवाइड करती जा रही हूँ। पहली बार जब डिवीजन किया तो इसके 2 हिस्से हो गए, और तोड़ा और डिवीजन किया तो और छोटे पीसेस मिले। जो छोटे पीसेस मिले उनको मैंने और तोड़ा तो मुझे इवन स्मॉलर पीसेस मिले। अब मैं कर क्या रही हूँ? इस पेन को, इस मैटर को मैं डिवाइड करती जा रही हूँ। तो ये जो डिवीजन की प्रोसेस है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। डिवीजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अल्टीमेटली डिवीजन की एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर आकर के इस पेन का, इस मैटर का फर्दर डिवीजन पॉसिबल होगा ही नहीं। और उस अल्टीमेट स्टेज पर, उस अल्टीमेट स्टेज पर जहां पर फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो रहा है, उस स्टेज पर हमको पता है क्या मिलने वाले हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। ये मैंने नहीं बोला था, ये हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने बोला था कि एक मैटर को डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। और उस स्टेज की खास बात क्या होगी? कि उस स्टेज में आपको मिलेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसके होंगे भाई? वो होंगे मैटर के। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर इस पेन को मैं तोड़ूंगी और तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर और डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, तो उस स्टेज में जो मुझे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे वो किसके होंगे? अरे इस पेन के ही तो होंगे ना, इस मैटर के ही तो होंगे। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे ना, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे
उन्हीं को नाम दिया गया किसका? एटम्स का। किसका नाम दिया गया? एटम्स का। और वहां से हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने बोला कि देखो, मैटर को हम तोड़ते गए तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल गए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिल गए। और इन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या नाम मिला? एटम्स का। इसका मतलब क्या? कि एटम्स ही मिल करके एक मैटर को बनाते हैं। अगर मैं इसको तोड़ती जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं इनको ही हम क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगी कि डेफिनेटली ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स से ही मिल करके बना है क्या? मेरा ये पेन, यानी कि एक मैटर, है कि नहीं? अब उस समय मतलब कि हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, उस टाइम पर हमारे फिलोसोफर्स ने बोला कि डेफिनेटली जो हमारे एटम्स हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, बट एट द सेम टाइम ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इनडिविजिबल भी हैं, यानी कि आप एटम को फर्दर और डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। एटम क्या है? एटम आप बोल सकते हो कि एक अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम से छोटा और कुछ होता ही नहीं, यानी कि आप एटम को फर्दर और डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। अब ये बात बहुत पुरानी है, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सालों पहले हम साइंटिस्ट नहीं बुलाते थे, हम क्या बुलाते थे? फिलोसोफर्स बुलाते थे। क्यों? क्योंकि भाई उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, ना कोई माइक्रोस्कोप ना कुछ। तो वहां पे ना उस समय जो हमारे लोग थे ना, वो फिलोसफीज मतलब आप बोल सकते हो कि फिलोसफी देते थे, तो इसीलिए उनको हम एंशिएंट फिलोसोफर्स बोलते थे। तो एंशिएंट फिलोसोफर्स ने बोला कि एटम आप बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक मैटर का। एट द सेम टाइम ये जो एटम है ना, ये ऐसा वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ये इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एटम से और कुछ छोटा होता ही नहीं है, एटम से कुछ और छोटा होगा ही नहीं, ऐसा बोल दिया था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? फिर आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई, एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी में, अलग अलग आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाने लगे। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि हमारे साइंटिस्ट आ गए। तो फिर बाद के साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। माना कि एक मैटर बना होता है बहुत सारे एटम्स से मिल करके, लेकिन ये जो एटम्स है ना, इनसे भी कुछ छोटा प्रेजेंट होता है। क्या? तो अभी तो बताया था मैंने आपको कि एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है ना, जो पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे वो एटम से छोटे ही तो होंगे ना। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे वो बिल्कुल ही एकदम से गलत हो गए थे, सिरे से उनको खारिज नहीं किया जा सकता। वो उनका ये कहना सही था कि मैटर किसका बना होता है? एटम्स का ही बना होता है। और एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, लेकिन ये इंडिविजिबल नहीं होते हैं, उनको फर्दर और डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब क्या? कि बाद में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाने लगे तो साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, एटम के अंदर 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जाहिर सी बात है, अगर ये पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब क्या? ये पार्टिकल्स एटम से भी छोटे होते हैं। ठीक है। अब प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की आप बोल सकते हो कि डिस्कवरी कैसे हुई और किसने करी। सबसे पहले आए थे कौन? हमारे सर जे थॉमसन। उन्होंने बोला था कि मैं जो है ना एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट जो है ना वो अकेले ही पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, नहीं, उनके साथ उनके बाकी उनके को साइंटिस्ट भी होते हैं, और आप बोल सकते हो कि उनके हेल्पर्स भी होते हैं, उनके कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना। तो सब मिलजुल कर क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और किसने करा? जे थॉमसन और उनकी टीम ने। और फिर इसके बाद में ये कंक्लूड किया कि भाई एक एटम के अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। जे थॉमसन ने बोला कि भाई एक एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्जेस को कैरी करते हैं। अभी तक तो लोग यही मानते थे ना, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के पहले तक लोग यही मानते थे कि एटम के अंदर कुछ नहीं होता है, एटम खुद ही क्या है? सबसे छोटा है। लेकिन फिर जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि नहीं, एक एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्जेस कैरी करते हैं। और बाद में जाकर के इन्हीं नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स।
आई बात समझ में? तो ये तो समझ में आ गया था कि एक एटम के अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं, और आगे जाकर के बाद में इन पार्टिकल्स को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। फिर इसके बाद में गोल्डस्टीन आए, तो गोल्डस्टीन ने बोला कि चलो मान लिया कि एक एटम में जो है ना नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अरे भाई, मैंने आपको समझाया तो है कि जे थॉमसन ने ही सबसे पहले आकर के बताया था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर गोल्डस्टीन ने बोला कि चलो मान लिया कि एक एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसके बावजूद एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है कि उस सेम एटम में कुछ और भी पार्टिकल्स होंगे जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्जेस कैरी करेंगे, है ना। अरे यार, एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन उसके बावजूद एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब क्या कि जाहिर सी बात है उस सेम एटम में कुछ और पार्टिकल्स भी होंगे जो कि अपने ऊपर ऑपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? कैरी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो भी, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको बैलेंस कर देंगे कौन? पॉजिटिव चार्जेस। और ये पॉजिटिव चार्जेस आप बोल सकते हो कि सर्टेन पार्टिकल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, और ये पार्टिकल्स भी कहां पाए जाएंगे? एटम के अंदर ही पाए जाएंगे। तो फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि गोल्डस्टीन ने क्या करा था? परफोरेटेड कैथोड लिया था, और फिर उसके बाद में उसकी मदद से जो है ना एक और उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से फिर प्रूव किया कि भाई एटम के अंदर अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। गोल्डस्टीन ने बोला कि भाई एक एटम में नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स तो होते ही हैं, एट द सेम टाइम पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स भी होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स को आगे जाकर के क्या नाम मिला? प्रोटॉन्स नाम मिला। तो आप बोल सकते हो कि जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने यह बता दिया था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड प्रोटॉन्स भी होते हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि देखो, नामकरण जो ना वो बाद में हुआ, ये समझ में आ गया था जे थॉमसन और गोल्डस्टीन की बातों से सबको कि एक एटम में आप बोल सकते हो कि एक एटम में नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं। आई बात समझ में कि ये नामकरण बाद में हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। उसके पहले जे थॉमसन और गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से सबको ये समझ में आ गया था कि भाई एक एटम में नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस को भी कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं। बाद में इनका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब इसके बाद में बात आई किसकी? एटॉमिक मास की। ये मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि आज के सेशन में जो हमको एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, दो पढ़ने हैं, उनको पढ़ने के लिए अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो फिर आज की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए रिवीजन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में एटम के मास की बारी आई, यानी कि एटॉमिक मास की बारी आई। किसकी बारी आई? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को कैलकुलेट करने की बारी आई। तो फिर साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया कि अरे यार, अगर हमको एटम का मास पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? एटम को जिन पार्टिकल्स ने मिलकर के बनाया है, ध्यान से समझना, एक एटम को जिन पार्टिकल्स ने मिलकर के बनाया है, वही पार्टिकल्स क्या करते हैं? उस एटम के मास को बना देते हैं। तो अगर हमें एटम का मास निकालना है, तो उस एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, उस एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि वही इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो क्यों ना हम उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मासेस निकाल लें। एक एटम को बनाने के लिए कौन आए? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो उस एटम के मास को कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही तो बनाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का मासेस निकाल लें। एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, उन सब का अगर हम मास निकाल लें तो हमारे पास उस एक एटम का मास निकल आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ये चीज करी गई तो उनको पता चला कि अरे यार, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका मास तो बहुत ही कम है। मतलब कि अगर आप बोल सकते हो कि एटम के मास को निकालने के लिए उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को अगर हम अवॉइड कर भी देंगे तो भी एटम के मास पर कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें अगर आप
1 रुपए ऐड कर दो या 1 रुपए 1 करोड़ रुपए में से निकाल लो बाहर, तो क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। वो वाली बात होती है ना कि एक क्या कहावत है वो कि समुद्र है, नदी है, पता नहीं क्या है, उसमें से अगर 1 लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। यही बात हुई कि जब साइंटिस्ट ने एक एटम के मास को निकालने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, यही क्या करते हैं, एक एटम के मास को बनाएंगे। अरे एटम के मास को कौन बनाएगा, जो एटम से प्रेजेंट होगा। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो मास है भाई, एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उन सभी का हम क्या करें, मास निकाल लें, तो हमारे पास एक एटम का मास आ जाएगा। जब ये कर ही रहे थे तो उनको समझ में आया कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो तो इतना कम होता है कि अगर आप उसको एटॉमिक मतलब एक एटम के मास में ऐड कर दोगे या नहीं भी करोगे तो भी कुछ खास ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या कि मेजरली जो प्रोटॉन्स हैं वही क्या करते हैं, एटम के मास को बनाते हैं, क्योंकि इनका मास तो बहुत ही कम है। हटाओ इनको साइड में, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं एटम में, यही प्रोटॉन्स क्या करते हैं, मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, एटम के मास में। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या, अगर एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1U मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है, ठीक है ना। ये बोला गया कि अगर एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1U है। आई बात समझ में। और एक एटम में केवल एक ही प्रोटॉन है, तो उस एटम का मास कितना हो जाना चाहिए, 1U हो जाना चाहिए। आ रही है ना बात समझ में कि नहीं आ रही है। एक प्रोटॉन का मास कितना, 1U। और अगर एक एटम में केवल एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उस एटम का मास भी कितना हो जाना चाहिए, 1U हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, अगर हम बात करें, एग्जांपल लिया किसका हमने, हीलियम के एक एटम का। ये क्या है, हीलियम का एक एटम है। तो हीलियम के एक एटम में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं प्रोटॉन्स, 2 होते हैं। तो भाई एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1U है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2U। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, हीलियम के एक एटम का जो मास है, यानी कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है, वो कितना होना चाहिए, 2U होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बल्कि आप बोल सकते हो कि डबल ही मास निकल करके आया। हीलियम के एक एटम का मास कितना हुआ, 4U। हीलियम के एक एटम का मास कितना निकल करके आया, 4U। तो साइंटिस्ट आ गए दहशत में कि भाई साहब ये क्या चीज हो गई। हम तो यही मान के चल रहे थे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही क्या करते हैं, एक एटम के मास को बनाते हैं। लेकिन फिर हमको ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास इतना कम होता है कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है उनके मतलब उनके मासेस से, किसके ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर। इसका मतलब क्या कि मेजरली प्रोटॉन्स ही होते हैं जो कि एटॉमिक मास को बनाते हैं। तो अगर हीलियम के एक एटम में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1U, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2U। यानी कि हीलियम के एक एटम का मास कितना होना चाहिए, 2U। लेकिन होता कितना है असली में, 4U। तो ये 4U कहां से आ गया भाई, ये 2U का डिफरेंस कहां से आया। फिर इसके बाद में आए कौन, चैडविक ने बोला कि भाइयों और बहनों, अगर एटम के मास में, हीलियम के एक एटम के मास में 2U का डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एटम में अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक और टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं भाई। अब लोग और दहशत में आ गए कि बड़े मुश्किल से तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्या जो पूरी गुत्थी है वो सुलझी थी। अब चैडविक आकर के बोल रहे हैं कि नहीं भाई, इनके अलावा एक और टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटम में। तो ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो चैडविक ने बोला कि घबराने की बात नहीं है, वो जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन उनका जो मास है ना, वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। यानी कि एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1U है। तो चैडविक जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, उन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल का मास कितना होगा, 1U के बराबर ही होगा। और आगे जाकर के इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम किसका मिला, न्यूट्रॉन्स का मिला। किसका मिल गया भाई, न्यूट्रॉन्स का मिल गया। आगे जाकर के इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या बोला जाने लगा, न्यूट्रॉन्स बोला जाने लगा। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1U। तो एक न्यूट्रॉन का भी मास कितना हो जाएगा, 1U। अच्छी बात ये थी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में बोला गया कि अच्छा, चैडविक ने जो भी अपनी कहानी बोली है, ये कहानी कैसी है, थोड़ी सी लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है,
कि अगर हीलियम के एक एटम का मास कितना आ रहा है 4u आ रहा है, तो इस 4u में से जो 2u है, अरे इस 4u में से जो 2u है वो किसकी वजह से होगा, दो प्रोटॉन्स के मास की वजह से होगा। लेकिन जो बचा हुआ 2u है, ये बचा हुआ 2u किसके कारण होगा, तो भाई दो न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, दो न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। कि एक प्रोटॉन का मास कितना 1u, दो का कितना 2u, एक न्यूट्रॉन का मास कितना 1u, तो दो का कितना 2u। तो हीलियम के एक एटम में आप बोल सकते हो कि दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के एक एटम में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे मिल गया कितना हमको, अरे भाई दो प्रोटॉन्स से हमको मिल गया कितना मास 2u, और दो न्यूट्रॉन्स से हमको मास मिल गया कितना 2u, टोटल कितना हो जाएगा 4u। तब जाकर के लोगों के दिमाग की बत्ती चली कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स गनीमत है कि न्यूट्रल होते हैं और इनका जो मास है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है। एक प्रोटॉन का मास 1u, तो एक न्यूट्रॉन का मास भी कितना हो जाएगा 1u। कुछ इस तरीके से अब क्या होने लगा, एटॉमिक मास निकाला जाने लग गया कि एटम के मास को बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, देखा जाए तो एक एटम में तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन जब एटम के मास को बनाने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही क्या करते हैं, मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो तो इतने छोटे होते हैं कि उनके मास से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं एटॉमिक मास को। वही वाली बात है ना कि नदी से, समुद्र से अगर एक लोटा आपने पानी निकाल भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या है, इतना सारा पानी है। वही वाली बात है कि एक एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास ही क्या होता है, आप बोल सकते हो कि कंसिडर करने लायक होता है। आई बात समझ में। तो ये पूरी कहानी थी हमारे कब तक की, मतलब अपने प्रीवियस सेशंस तक की। अब सवाल ये आता है कि मैम मान लिया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये आखिर अरेंज कैसे होते हैं। कोई ना कोई अरेंजमेंट तो होता है ना, क्या अरेंजमेंट है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की। और एक बात सुन लो, अभी जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है ना, जब ये आया था तो उस समय तक लोगों को यही पता था कि भाई एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही होते हैं। अभी तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, जो हमारे चैडविक थे ना, उन्होंने अभी तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं करी थी। जब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल आया तो इस मॉडल के टाइम पर यही पता था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। ठीक है ना। चलो, तो थॉमसन ने क्या बोला, वही वाली बात है ना कि थॉमसन ने बोला कि मैंने क्या करा था, सबसे पहले बताया था कि भाई एक एटम में ना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे सब पता है, मेरे को सब पता है, मुझे ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक एटम में किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो उस समय आप बोल सकते हो कि इंग्लैंड और यूरोप जगह पे क्या होता था ना कि एक डेजर्ट बहुत ही कॉमन होता था जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग। ठीक है ना। तो प्लम पुडिंग में क्या होता है, पुडिंग होती है और उसमें जो प्लम है वो ऐसे बीच बीच में ऐसे छिड़के मिलते हैं। देखो ऐसे कुछ इस तरीके से, कहां गया वो वाला डायग्राम, ये वाला। ठीक है ना। तो जब आप बोल सकते हो कि जे थॉमसन का जमाना था तो उस समय इंग्लैंड और यूरोप वगैरह में एक कॉमन, मतलब एक डेजर्ट बहुत ही फेमस होता था और जिसका नाम था क्या, प्लम पुडिंग। इस पुडिंग में क्या होता था, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि पुडिंग होती थी और बीच बीच में आपको ऐसे प्लम दिखाई देते थे। तो जो जे थॉमसन थे उनको ये पुडिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल है ना वो प्लम पुडिंग के नाम से ही जो है ना कर दिया। क्या कर दिया कि उन्होंने बोला कि मान लिया कि एक एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना। तो जे थॉमसन ने बोला कि एक एटम में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना, थॉमसन ने बोला कि एक एटम में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फैले रहते हैं। एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस फैले रहते हैं। कैसे फैले रहते हैं, तो जैसे प्लम पुडिंग में पुडिंग फैली रहती है। आ रही है बात समझ में। अरे प्लम पुडिंग अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो कोई भी अपने मन का फ्रूट केक ले लो। ठीक है। फ्रूट केक में क्या होता है, वो क्रीम वाला केक नहीं, जो फ्रूट केक होता है ना जिसमें विदाउट क्रीम जो आता है, उसमें क्या होता है, बीच बीच में आप बोल सकते हो कि आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। मेन आपका बोल सकते हो कि आपका केक होता है, ब्रेड होती है। मेन क्या होता है, ब्रेड होती है और उसमें बीच बीच में कहीं 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 आपको ड्राइड फ्रूट्स जो है ना दिखाई दे जाते हैं। होता है कि नहीं होता, वही वाला केस है यहाँ पे। तो हुआ क्या कि हमारे जो थे सर
जे थॉमसन, उन्होंने बोला कि एक एटम में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फैले रहते हैं। कैसे फैले रहते हैं? तो जैसे कि पुडिंग में पुडिंग फैली रहती है, और इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ही कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस पुडिंग में प्लम प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो उनको इतना अच्छा लगा प्लम पुडिंग सर को हमारे, कि उन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल है ना वो इसी के हिसाब से बना दिया। उन्होंने साफ बोल दिया कि एक एटम में हमको पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर मिलता है, एक एटम में हमको पॉजिटिव चार्जेस का क्लाउड मिलता है, एक स्फीयर मिलता है, और इसी स्फीयर में ऐसे बीच बीच में कहीं 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 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो ना, इस वाली इमेज को और इस वाली इमेज को देखो, आपको सिमिलरिटी साफ नजर आएगी। इसमें भी क्या हो रहा है कि पुडिंग में बीच बीच में कहीं कहीं क्या है, प्लम पड़े हुए हैं, और हमारे जो थॉमसन थे उन्होंने भी क्या बोला कि ये क्या है, एक एटम है, तो इस एटम में आपको ये जो पीला हिस्सा नजर आ रहा है, ये पूरा पीला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो पीला हिस्सा है ये क्या है, येलो पार्ट। यहां पे मैं लिख दूं क्या, ये येलो पार्ट क्या है, येलो पार्ट आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस का एक क्लाउड है, या आप बोल सकते हो कि स्फीयर है। आपकी एनसीईआरटी में शायद स्फीयर वर्ड दिया गया है, ठीक है ना। और इस पूरे क्लाउड में, इस पूरे आप बोल सकते हो कि येलो पोर्शन में, येलो हिस्से में आपको देखो बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स नजर आएंगे। पता है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि जे थॉमसन ने बता दिया कि हाँ भाई एक एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने बता दिया कि एक एटम में प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो नामकरण है ना ये बाद में हुआ। एग्जैक्ट जो नाम है ना कि नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन्स। तो ये नामकरण बहुत बाद में हुआ था। तो जब बात आई थी किसकी, सर जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना क्या बोला जाता था, कॉर्पसल्स बोला जाता था। जो हमारे सर जे थॉमसन थे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते थे, कॉर्पसल्स बोलते थे। वही वाली बात है ना कि एग्जैक्ट नाम पढ़ा नहीं था। होता ना कि जब बच्चे के नामकरण की बारी आती, जब उसका आप बोल सकते हो कि जब स्कूल में एडमिशन जब करवाया जाता है तब उसका क्या करते हैं, एक प्रॉपर नाम रखते हैं कि हाँ इसका नाम जो है ना ये होगा। अदरवाइज जब बच्चा छोटा होता है तो घर पे तो चिंटू, मिंटू, सोनू इसी नाम से बुलाया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का नाम इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली पढ़ा, उसके पहले आप बोल सकते हो कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, उस एटॉमिक मॉडल के टाइम पर जो थॉमसन थे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते थे, कॉर्पसल्स बोलते थे। तो क्या बोलना था सर जे थॉमसन का कि जे थॉमसन सजेस्टेड that the atoms plum pudding model in 1904. अच्छा, जे थॉमसन suggested the atoms plum pudding model in 1904 before the atomic nucleus was found. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये भी बताया था कि भाई एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये एटॉमिक मॉडल आया था, ये ना आप बोल सकते हो कि बहुत ही रॉ एटॉमिक मॉडल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। मतलब ये इंफॉर्मेशन तो थी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं था। भाई न्यूट्रॉन्स की तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो फिर क्या आप बोल सकते हो कि टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक मॉडल, ठीक है। In this model, the atom consists of electrons, जिसको कि थॉमसन क्या बोलते थे, corpuscles बोलते थे, were surrounded by a cloud of positive charges to counteract the negative charges of the electrons, like plums charged negatively surrounded by pudding charged positively. तो वही वाली बात है जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि एक पुडिंग में जैसे कि पूरी ब्रेड फैली होती है, एक पुडिंग में जैसे पूरी ब्रेड फैली होती है, वैसे ही एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस फैले रहते हैं। पॉजिटिव चार्जेस का क्या होता है, स्फीयर होता है, क्लाउड होता है। और जैसे कि एक प्लम पुडिंग में ब्रेड के बीच में, पुडिंग में बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लम्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में कि एक पुडिंग में जैसे कि प्लम प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, वैसे ही एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस के स्फीयर के बीच में कहीं 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 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये बात किसने बताई थी हमको, हमारे सर जे थॉमसन ने बताई थी। इसके बाद में कुछ लोगों ने बोला कि हमको पसंद ही नहीं है क्या, प्लम पुडिंग, और ना हमने कभी खाई है, हमको नहीं पता क्या ये डेजर्ट है।
कुछ और एग्जाम्पल दो। तो जे थॉमसन ने बोला कि चलो मान लिया कि आपने प्लम पुडिंग नहीं खाई है, लेकिन तरबूज तो खाया होगा, वाटरमेलन तो खाया होगा, और वाटरमेलन तो किसको पसंद नहीं होता भाई। तो जे थॉमसन ने बोला कि जैसा वाटरमेलन होता है ना, वैसे ही क्या होता है, एक एटम के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या, अरे भाई ये जो आपका वाटरमेलन है, इस वाटरमेलन में उसका जो छिलका है वो निकाल देना बाहर। तो जब छिलका निकाल दोगे तो उसके अंदर क्या बचता है, रेड पल्पी एडेबल पोर्शन मिलता है कि नहीं मिलता। अरे तरबूज के अंदर क्या खाते हो, तरबूज के अंदर जो उसका रेड पल्पी पोर्शन होता है वही तो खाते हो ना। और उस पोर्शन में क्या वो एकदम आप बोल सकते हो कि प्लेन होता है क्या, नहीं, उस रेड पल्पी पोर्शन में आपको कहीं 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 बीच बीच में उसके सीड्स भी मिलते हैं, किसके, वाटरमेलन के। तो मुझे लगता है कि वाटरमेलन तो सबने खाया ही होगा। थॉमसन ने बोला कि जैसा वाटरमेलन होता है वैसे ही क्या होता है, एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। कि जिस तरीके से वाटरमेलन में आपको एक रेड पल्पी ईडेबल पोर्शन मिलेगा, और उस ईडेबल पोर्शन में उस रेड वाले पोर्शन के बीच बीच में कहीं कहीं आपको वाटरमेलन की सीड्स मिलेंगे, कुछ वैसे ही आपको एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर मिलता है, क्लाउड मिलता है, और इस क्लाउड के बीच में कहीं 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 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में। तो जो ना सिमिलैरिटी आप बोल सकते हो कि बिठाने की कोशिश करना कि वाटरमेलन का जो रेड ईडेबल पोर्शन है, जो रेड आप बोल सकते हो कि वाटरमेलन का जो रेड ईडेबल पोर्शन है वो क्या है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस, क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, और जो बीच बीच में सीड्स प्रेजेंट हैं वो किसके बराबर हैं भाई, तो वो हैं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। एक वाटरमेलन में जो रेड ईडेबल पोर्शन है वो किसके बराबर है, एटम में पॉजिटिव चार्जेस के बराबर है। जो सीड्स है वाटरमेलन में वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो जैसे कि एक वाटरमेलन में, वाटरमेलन को आप जैसे ही खोलते हो तो आपको पूरा का पूरा रेड पल्पी पोर्शन नजर आता है जिसको कि आप खाते हो। सिमिलरली एक एटम में ऐसे ही आपको अंदर पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे, और जिस तरीके से आपको वाटरमेलन में बीच बीच में सीड्स नजर आते हैं, कुछ इसी तरीके से एटम के अंदर आपको पॉजिटिव चार्जेस के स्फीयर में बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। So this model is also called as watermelon model of atom because it resembles a spherical plum pudding as well as watermelon. The model was also compared with a watermelon because the red edible part of the watermelon was compared to the positively charged sphere, and the black seeds filling the watermelon looked similar to the electrons inside the sphere. तो जे थॉमसन ने बोला कि भाइयों और बहनों अब तो समझ में आया होगा। माना कि तुमको ये समझ में नहीं आया कि प्लम पुडिंग क्या होता है, लेकिन वाटरमेलन तो भाई दुनिया के हर इंसान ने खाया होता है, ये तो सबको पता होता है। तो जैसा वाटरमेलन वैसा एटम का स्ट्रक्चर, जैसा प्लम पुडिंग वैसा एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको एटम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन सवाल आता है इस पे, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बोलोगे कि भाई एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्जेस का एक क्लाउड होता है, और इस क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बीच बीच में कहीं 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 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें तो हमने कर ली, ये कर लिया, ये भी कर लिया था। अच्छा, यहां पे क्या लिखा था, इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वाज composed of protons and electrons mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be peeled but not protons. Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? तो कुल मिलाकर के जो कहानी मैंने आपको समझाई थी रिवीजन के टाइम पे, वही कहानी यहाँ पे बोली गई है, ये हमने पढ़ लिया। इसके ऊपर भी जो ना कई बार सवाल आ चुका है कि जो हमारे जे थॉमसन थे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते थे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते थे क्या, कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते थे, कॉर्पस्कल्स बोलते थे। ठीक है ना, वही वाली बात है ना, हमेशा ऐसे याद रखना कि जब तक बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना होता है तब तक बच्चे का प्रॉपर नाम नहीं रखा जाता है, उसको कुछ ना कुछ घर के नाम से बोला जाता है, चंदा, सोनू, मोनू। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स नाम रखने से पहले जो सर थे हमारे थॉमसन, वो क्या बुलाते थे, इनको कॉर्पस्कल्स बुलाते थे। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब इसके बाद में
Thomson proposed that an atom consists of positively charged cloud with electrons embedded in it. In magnitude, the negative and the positive charges are equal, so the whole atom is electrically neutral. Obvious सी बात है. अगर हम बात करें, चलो सर ने क्या बोला, थॉमसन सर ने, कि एक एटम में हमको पॉजिटिव चार्जेस का क्लाउड नजर आता है और इस क्लाउड में बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं. फिर उन्होंने ये भी बोला कि एक एटम में अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे किसका, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का, तो वो कैसा होता है, बराबर होता है. एक एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होता है, बराबर होता है, जिसके कारण एटम क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. ऑब्वियस सी बात है ना. अगर नेगेटिव चार्जेस, सपोज नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, -6 है. अगर नेगेटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, -6 है, और पॉजिटिव का कितना है, +4 है, तो यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि सिचुएशन जो है ना बैलेंस वाली नहीं चल रही है. क्यों, नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका कम है. तो यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि +4 -4 को बैलेंस कर देगा, लेकिन बचा हुआ -2 को कौन बैलेंस करेगा. तो उस हिसाब से तो अपना जो एटम है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. इसका उल्टा भी हो सकता है कि अपने ऊपर जो, मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, +10 है, तो -6 +6 को बैलेंस कर देगा, लेकिन +4 को बैलेंस करने के लिए कौन होगा, कोई नहीं होगा. तो इस केस में भी क्या होगा, जो अपना एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता तो नहीं है. क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई अपना जो एटम है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इसका मतलब क्या, कि एक एटम में जो भी नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा, बराबर ही होगा. -6 -6 +10 -10, या आप बोल सकते हो कि +4 -4, ऐसे. तब जाकर के जो एटम है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा. मास ऑफ एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके ऊपर भी सवाल आता है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का जो मास है वो कैसा होता है. तो जैसे कि मैंने आपको इतनी देर पहले समझाया था कि जब भी एटम के मास को बनाने की बारी आती है, भाई माना कि इनके टाइम तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं की गई थी चैडविक के द्वारा, लेकिन ये तो पता था ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो इतना कम होता है कि अगर आप उसको एटम के मास में ऐड कर भी दोगे या नहीं भी करोगे तो भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है एटम के मास को. मेजरली आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स ही क्या करते हैं, एटम के मास को बनाते हैं. और अगर प्रोटॉन्स ही मेजरली एटम के मास को बनाते हैं, और यही प्रोटॉन्स एटम में आप बोल सकते हो कि एक क्लाउड के फॉर्म में क्या है, बिछे हुए हैं. एक क्लाउड के फॉर्म में, एक स्फीयर के फॉर्म में अगर बिछे हुए हैं, इसका मतलब क्या, कि एटम का जो मास है वो कैसा है, अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. अरे वाटरमेलन का जो रेड ईडेबल पोर्शन जो हम खाते हैं, लाल लाल पोर्शन, वो पूरे वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना. ऐसा तो नहीं होता कि आज आपने क्या करा है, वाटरमेलन को ऐसे काटा तो उसका जो एक हाफ है उसमें तो बहुत सारा क्या है, मतलब कि जैसा कि आपके पास क्या है, ये वाटरमेलन है, इसको आपने क्या करा है, बिल्कुल बीचों बीच से 2 भागों में हिस्सा कर दिया है. तो एक हिस्से में जो है ना खूब ईडेबल पोर्शन होता है, और दूसरे हिस्से में केवल यहाँ पे चिपका होता है थोड़ा सा ईडेबल पोर्शन. ऐसा होता है क्या, नहीं. वाटरमेलन में जब भी आप उसको काटोगे तो हमेशा उसके दोनों इक्वल हिस्सों में आपको एक जैसा यूनिफॉर्मली रेड ईडेबल पोर्शन दिखाई देगा. तो थॉमसन ने यही तो बोला था कि जैसा वाटरमेलन वैसे ही क्या एटम का स्ट्रक्चर, कि एटम में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका स्फीयर मिलता है, उनका क्लाउड मिलता है. यही पॉजिटिव चार्जेस भाई कौन से होते हैं, अरे पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स ही तो बोलते हैं. तो अगर एक एटम में, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर एक एटम में आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस का आपको स्फीयर नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या, कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फैले रहते हैं. प्रोटॉन्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली फैले रहते हैं. अब अगर प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, इसका मतलब क्या, कि एटम का जो मास है, अरे प्रोटॉन्स ही तो बनाते हैं, और अगर प्रोटॉन्स ही फैले हुए हैं यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या, कि एटम का जो मास है वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम. इस पे सवाल आता है. क्यों, क्योंकि आगे जाकर के ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत प्रूव होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था. एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है थ्रू आउट द एटम, कॉन्सेंट्रेटेड होता है बल्कि एक जगह पर, और उस एक जगह को ही हम क्या बोलते हैं, एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है ना. चलिए,
तो ये कहानी है किसकी, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, कि उनने क्या क्या बातें हमसे बोली। इसके अलावा ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन प्रपोज, अच्छा बेसिकली थॉमसन का जो मॉडल है उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। अब देखो यहाँ पे, Thomson's atomic model did not clearly explain whether the electrons in positively charged sphere are fixed or they are moving about randomly and also their exact locations। ये क्या बात होती है कि बस बोल दिया कि वाटरमेलन की तरह क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है। अरे ये भी तो बताओ कि एक एटम के अंदर, मान लिया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का क्या है, एक स्फीयर है, क्लाउड है, लेकिन उस क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कि आज आपने बोल दिया कि ये क्या है, एक एटम है, इस एटम में क्या हुआ है, इस एटम में पॉजिटिव चार्जेस का आपको एक क्लाउड मिल गया, और इस क्लाउड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इस क्लाउड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, स्टेशनरी है, या क्या ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक एटम के अंदर, कुछ तो बताओ। ये क्या बात होती है। तो थॉमसन से पूछा गया कि बताइए कि आपके एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो कि फिक्स होते हैं या वो मूव करते हैं रैंडमली, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस क्या होती है। तो जब थॉमसन से पूछा गया कि इन सवालों के जवाब दीजिए, तो थॉमसन बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता, है ना। Thomson's atomic model did not clearly explain whether the electrons in positively charged sphere are fixed or they are moving about randomly and also their exact locations. It also failed to explain. अच्छा, आगे मतलब इसी सेशन में अभी हम 2 मिनट बाद क्या करेंगे, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसको भी अभी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस को पूछा गया कि भाई आप एक्सप्लेन करो। किससे पूछा गया, थॉमसन से पूछा गया। तो थॉमसन ने बोला कि मेरे को नहीं पता भाई, जितना मुझे पता था, जितना मुझे ज्ञान था, उसके हिसाब से मैंने बोल दिया कि प्लम पुडिंग देख लो या वाटरमेलन देख लो, क्या हो जाएगा, आपको एटम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके आगे मुझे नहीं पता कि मेरे मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशंस क्या होती हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एटम में मूव करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग। देयरफॉर थॉमसन, अब जब कुछ भी सवालों के जवाब है ही नहीं थॉमसन के पास, तो फिर थॉमसन के मॉडल को हम कैसे अप्रिशिएट करें। देखो, ऐसा नहीं है कि अप्रिसिएशन मिला नहीं, लेकिन एक आप बोल सकते हो कि एक फिक्स टाइम पीरियड तक ही अप्रिसिएशन मिला। क्यों, इसके बाद में आया ना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, मतलब उस एक्सपेरिमेंट के बाद में आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है सबके सामने बोला कि देखो, मैंने तो बढ़िया सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बल पर मैंने क्या करा, एटॉमिक मॉडल आपके सामने रख दिया। तो लोगों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बहुत अप्रिशिएट किया कि वाह क्या मॉडल दिया है। लेकिन उसके पहले, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के पहले जो थॉमसन ने अपना मॉडल लिया था, एटॉमिक मॉडल, ऐसा नहीं है, लोगों ने उसको भी बोला था कि चलो, क्योंकि थॉमसन ही तो थे जिन्होंने बताया था कि भाई एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी ये जो डिस्कवरी थी, ये तो मतलब बहुत ही शानदार थी। तो लोगों ने सोचा कि इनने पहले भी बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वही थॉमसन क्या बता रहे हैं, अब एटम का स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। तो हो सकता है कि इनका जो एटॉमिक मॉडल हो वो कैसा हो, बिल्कुल सही हो। तो लोगों ने ऐसा नहीं है, माना भी था, लेकिन वही वाली बात है ना, जब सवालों के जवाब ही नहीं है थॉमसन के पास, तो फिर लोगों ने बोल दिया कि भाई ऐसा मॉडल देने का क्या तरीका है, क्या मतलब है कि तुम सवालों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इनके मॉडल को जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट भी किया गया था, लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं थे, जिसके कारण ड्रॉबैक्स आ गए और फिर इस मॉडल को हटा दिया गया। Therefore, Thomson's model of atom failed to explain atom's stability and scattering experiment of Rutherford। अब बार बार हम क्या कर रहे हैं, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वो कर रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या। रदरफोर्ड ने क्या करा, एक फॉइल ली,
जैसे कि हम खाने को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं ना, कुछ इसी तरीके से रदरफोर्ड ने भी फॉइल ली, लेकिन एल्यूमिनियम की नहीं ली। किसकी ली? अरे वो अमीर थे तो उनने गोल्ड फॉइल ली। किसकी ली फॉइल? गोल्ड फॉइल, और वो बहुत पतली थी। ठीक है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो फॉइल थी वो बहुत पतली थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? तो आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स। मुद्दा वही है, आप पूछोगे कि मैम रदरफोर्ड ने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ही क्यों था? इसलिए किया था क्योंकि वो ये पता करना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर। ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड ने जो है ना थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन तब भी उनके दिमाग में जो ना कुछ कुछ सवाल थे। जैसे कि वही वाली बात है ना कि थॉमसन से पूछा गया कि आपके एटम में, चलो मान लिया कि आपने बता दिया कि एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस का एक स्फीयर होता है, क्लाउड होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में कहीं कहीं, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, क्या उनकी लोकेशन होती है, इसको जानने के लिए रदरफोर्ड बहुत ही क्यूरियस थे। ना सिर्फ रदरफोर्ड, और भी कई सारे साइंटिस्ट, लेकिन सबके एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो कि सक्सेसफुल नहीं रहे। जिनका हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो रदरफोर्ड यही जानना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कैसे अरेंज्ड होते हैं विद इन एन एटम। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है? अरे कुछ नहीं, डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबल चार्ज वाले, डबली चार्ज्ड आप बोल सकते हो कि हीलियम आयंस, मतलब कि शॉर्ट में ये ले लो, ये इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल्स मतलब कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, इसके जैसे इसके और भाई बहन आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? अल्फा पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो ये जो अपने पास एक अल्फा पार्टिकल आया है, इस एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर आप बोल सकते हो कि चार्ज कितना होता है? दिख ही रहा होगा, +2 होता है। और आप बोल सकते हो कि मास कितना होता है? तो 4u होता है। कितना होता है? 4u। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड बेसिकली ये देखना चाह रहे थे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट आप बोल सकते हो कि अरेंजमेंट कैसे होता है, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए, यानी कि डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस लिए, जिनके ऊपर चार्ज कितना होता है? +2, और एक मतलब एक चार्ज, एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर, एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2, और उसका मास कितना होता है? 4u। ये हुआ क्या? एक अल्फा पार्टिकल। तो इन विच फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, जिसका मास कितना है? 4u है, वर बम्बार्डेड विद थिन गोल्ड फॉइल। एक पतली सी गोल्ड फॉइल के साथ। आप जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अपने पास होती है एल्यूमिनियम फॉइल, अरे वो अमीर थे तो उनके पास क्या आ गई? गोल्ड फॉइल आ गई। और बेसिकली उनको तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था ना, तो उन्होंने क्या करा? गोल्ड फॉइल ली, और इसके बाद में गोल्ड फॉइल का वो क्या करने लगे? बम्बार्डमेंट करवाने लगे। किसके साथ? तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ। अच्छा, वो जो गोल्ड फॉइल थी, इसके ऊपर भी सवाल आता है कि जो वो गोल्ड फॉइल थी वो कैसी थी? अरे पतली तो थी, लेकिन कितनी पतली थी? तो वो केवल 1000 एटम्स थिक थी। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो थिक लिखा हुआ है, और आप बोल रहे हो कि जो फॉइल थी वो बहुत पतली थी। अरे उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो जो गोल्ड फॉइल है ना, केवल 1000 एटम्स थिक थी। 1000 एटम्स थिक मतलब कि पतला ही होता है। बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ली, और उसके साथ वो टकराव करवाने लग गए। किसका? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, आगे बोलो। तो आगे हुआ क्या? ये मतलब ये पूरा मैं आपको अपैरेटस बता रही हूँ कि किस तरीके से, मतलब एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझा रही हूँ कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो ये आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? गोल्ड फॉइल। ये दिख रही है गोल्ड फॉइल, ऐसी ही ली थी। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक डब्बा रखा था। अब आप बोलोगे मैम डब्बे का क्या करेंगे? अरे डब्बे से आप बोल सकते हो कि अल्फा पार्टिकल्स की बीम आ रही थी। अगर हम बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के साथ टकराव कराया, किसका? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का, तो अल्फा पार्टिकल्स को कहीं से लाना भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो हवा है हमारी उसमें अल्फा पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। अरे नहीं करते हैं। तो ये जो सोर्स है, बेसिकली जो डब्बा है, ये डब्बा क्या है? या आप बोल सकते हो कि सोर्स था अल्फा पार्टिकल्स का। इस सोर्स से आप बोल सकते हो कि एक बीम निकल रही है। दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है? ये देखो, ये वाली,
इस सोर्स से हो क्या रहा है, इस सोर्स से एक बीम निकल रही है और ये बीम किसकी थी, अल्फा पार्टिकल्स की थी। ठीक है, अब ये जो गोल्ड फॉइल थी, रदरफोर्ड क्या करना चाह रहे थे कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, अरे रदरफोर्ड ये चाह रहे थे कि जो सोर्स उन्होंने लिया है अल्फा पार्टिकल्स का, उस सोर्स से एक बीम निकल रही है, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, और ये सभी के सभी अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये जो पतली सी गोल्ड फॉइल है इस पे जाकर के टकराएंगे। अब अपने गोल्ड फॉइल को थोड़ा सा और सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या करा, गोल्ड फॉइल के अराउंड एक, आप बोल सकते हो कि बाउंड्री लगा दी। क्या लगा दी, बाउंड्री लगा दी, और वो किसकी थी, तो वो थी जिंक सल्फाइड की। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये किसकी कोटिंग है भाई, ये है जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ये है किसकी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। ऐसा क्यों, याद करो हमारे प्रीवियस सेशंस में जब हम कैथोड के पीछे, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाते थे तो उसमें होता क्या था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आकर के, अरे एनोड के पीछे जो कोटिंग लगाई थी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आकर के टकराते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आकर के टकराते हैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर तो वो चमकती है, फ्लोरोसेंस नजर आता है ग्रीन कलर का। कैथोड के पीछे जब हम आप बोल सकते हो कि वो लगाते हैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग, तो उसके ऊपर प्रोटॉन्स आकर के टकराते हैं, तो प्रोटॉन्स के टकराने से क्या होता है, जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है वो चमक जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पूरा मैं आपको सेटअप समझा रही हूँ कि ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स है, इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स की क्या आ रही है, एक बीम निकल करके आ रही है। ये सामने क्या है, सामने आप बोल सकते हो कि फॉइल लगी हुई है, गोल्ड की फॉइल, कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स आएंगे वो इस फॉइल से क्या करेंगे, टकराएंगे। इस फॉइल को सराउंड किया गया किसके साथ, जिंक सल्फाइड की कोटिंग के साथ। और ऐसा नहीं कि पूरा जो है ना ढक ही लिया है गोल्ड फॉइल को, नहीं, अरे अल्फा पार्टिकल्स को आना है और फॉइल से टकराना है, तो टकराने के लिए जगह तो देनी पड़ेगी ना, इसलिए यहाँ पे आपको देखो एक नैरो स्लिट नजर आएगा। क्या नजर आएगा, देखो यहाँ पे एक नैरो स्लिट नजर आएगा, ये दिख रहा है, ये नैरो स्लिट है, और इस स्लिट की मदद से ही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है वो आती है। ये जो आपको स्प्लिट नजर आ रहा है ना, स्प्लिट मतलब कि आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा गैप, ठीक है ना, तो इस गैप से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स की बीम आती है और फॉइल से टकराती है। ठीक है ना, चलिए ये समझ में आया होगा, सेटअप समझ में आया। अब हम देखते हैं हुआ क्या, हुआ ये कि ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड जो है ना थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को गलत मानते थे, नहीं ऐसा नहीं है, वो सही मानते थे। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि अगर एक काम करो, आप ना रदरफोर्ड की जगह खुद को रख करके देखो, अगर आप खुद को रख करके देखोगे ना तो आपको एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, देखो रदरफोर्ड को यह पता था कि थॉमसन ने बोला है कि एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस का एक स्फीयर होता है, यानी कि ये एक अगर एटम है, ये क्या है, अगर एक एटम है तो इस पूरे एटम में पॉजिटिव चार्जेस फैले रहते हैं। क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस फैले रहते हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं आपको क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिनको कि थॉमसन ने क्या बोला था, कॉर्पस्कल्स बोला था। तो रदरफोर्ड को यह पता था कि एक एटम में, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्जेस फैले रहेंगे और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनको यह चीज क्लियर थी। अब इसके हिसाब से ही क्या हुआ, उन्होंने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो जब वो अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि सपोज ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, इसको आप ऐसे समझना कि ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, और ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, अरे ये जो हमने गोल्ड की फॉइल ली है, हमने मतलब कि रदरफोर्ड ने, ये गोल्ड की फॉइल किसकी बनी हुई थी, गोल्ड के एटम्स की बनी हुई थी। तो समझो ये क्या है, ये है एक गोल्ड का एटम, ये क्या है, एक गोल्ड का एटम है। ठीक है ना, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, और ये क्या है, एक गोल्ड का एटम है। और गोल्ड के एटम में प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, वो रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई जैसे कि थॉमसन ने बताया है वैसे ही हम मान करके चल रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में, इसको ऐसे समझो
कि ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, ये क्या है, एक गोल्ड का एटम है, एटम्स नहीं एटम होगा, ये क्या है, एक गोल्ड का एटम है। इस गोल्ड के एटम में क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस का आपको ऐसा स्फीयर मिलेगा और बीच बीच में कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने यही मान करके चले और इस अल्फा पार्टिकल को टकराया किसके साथ, इस गोल्ड के एटम के साथ। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड के एटम के साथ टकराया तो उनका मानना यह था कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये बहुत ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होकर के गुजरेगा, या हो सकता है कि ये टकरा करके वापस लौट जाए। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों, अरे पहले से पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से कि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव आप बोल सकते हो कि रिपल, है ना। जो सेम चार्जेस होते हैं, अरे जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल। जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या मैंने पहले उल्टा बोला था, कोई बात नहीं, समझ जाना तुम लोग, ठीक है ना, कि सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपल करेंगे, सेम चार्जेस रिपल करेंगे, और जो ऑपोजिट चार्जेस है वो बेसिकली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे जो अल्फा पार्टिकल है इसके बारे में मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जो एक अल्फा पार्टिकल होता है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 का होता है, और मास इसका कितना होता है, 4u का होता है। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है भाई। और ये जो गोल्ड का एटम है, इस गोल्ड के एटम में अकॉर्डिंग टू थॉमसन पूरे गोल्ड के एटम में क्या है, पूरे गोल्ड के एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर खुद क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर खुद क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो गोल्ड के एटम के पास आएगा तो दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा क्या। गोल्ड का एटम बोलेगा कि भाई मेरे अंदर तो खुद ही क्या है, पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं, और जो अल्फा पार्टिकल आया है उसके ऊपर खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इतना पॉजिटिव चार्ज लेकर के हम कहां जाएंगे, हमें नहीं आना इसके सामने। इसका मतलब क्या कि अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये भी नाराज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको जो हम गोल्ड एटम के पास लेकर के जा रहे हैं उस गोल्ड एटम में भी पॉजिटिव चार्ज ही क्या है, पूरे एटम में फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये दो चीजें हो सकती है, या तो ये डिफ्लेक्ट होता हुआ निकल जाए, और जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। अरे भाई मेरे सामने मेरा एक दुश्मन खड़ा है, उसकी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूं, और सेम आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, वो भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे सपोज वहां जाना होगा तो मैं क्या करूंगी, उससे एकदम दूर का रास्ता लेकर के निकल जाऊंगी, कि वो अगर ऐसे खड़ा है या खड़ी है तो मैं ऐसे निकल जाऊंगी कि मुझे उसका मुंह ही नहीं देखना है। या ये भी हो सकता है कि मुझे इतना गुस्सा है कि मैं वहां जाऊं ही ना, मैं वापस पलट जाऊं कि हट कौन जाए उसके सामने। यहां पे यही हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो गोल्ड का एटम है, इस गोल्ड के एटम में, पूरे गोल्ड के एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं। अरे पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर है, क्लाउड है ना। तो होगा क्या, दो चीजें हो सकती हैं, कि या तो ये अल्फा पार्टिकल जैसे कि मैं कर रही हूं कि मेरे सामने दुश्मन खड़ा है तो मैंने ना उससे दूर होते हुए निकल जाऊं अपने रास्ते, तो यहां पे अल्फा पार्टिकल क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा ही डिफ्लेक्ट होते हुए निकल जाएगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दुश्मन खड़ा है, मुझे उसका मुंह देखना ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे पलट करके वापस चली जाऊंगी। तो यहां पे भी ऐसे ही हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल जाएगा, जैसे ही एटम से टकराया, एटम से टकराने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि बाबा रे, एटम के अंदर तो खुद क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं भर भर के, और मेरे ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एटम से टकरा करके क्या हो जाए, वापस लौट जाए 180 डिग्री का एंगल बना करके। तो दो ही पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती हैं कि अगर एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम के पास जाता है तो या तो बहुत ज्यादा एंगल से वो डेविएट होकर के आगे निकल जाए, या टकरा करके वापस आ जाए, रिबाउंड हो जाए। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो रदरफोर्ड ने ये दिमाग में रख करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्यों, क्योंकि वो थॉमसन के मॉडल को गलत नहीं मान रहे थे। ऐसा नहीं कि थॉमसन ने मॉडल दिया और उसको बिल्कुल अपोज करते हुए रदरफोर्ड ने बोला कि हट
फालतू का मॉडल है ये, मैं अपना एक मॉडल बनाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। उनके मॉडल को वो एक्सेप्ट कर रहे थे और एक्सेप्ट करते हुए ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और एक्सपेरिमेंट के जो आप बोल सकते हो कि ऑब्जर्वेशंस थे, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि एग्जैक्टली यही होगा कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, भाई ये कहानी तो किसकी है, केवल एक अल्फा पार्टिकल और एक गोल्ड के एटम की। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और गोल्ड के बहुत सारे एटम्स के साथ क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एंगल बना बना करके डिफ्लेक्ट होंगे और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो कि 180 डिग्री का एंगल बना करके टकरा करके वापस लौट जाए कि कौन जाए गोल्ड के एटम के। लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से अलग हुआ, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही अलग हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी अपने एक्सपेरिमेंट से, वो इस बेसिस पर लगाई थी कि वो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो सही मान करके चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो रदरफोर्ड है वो बिल्कुल बगावत पे उतर आए थे कि नहीं नहीं, थॉमसन ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया है वो एकदम गलत है, मैं तो क्या करूंगा, अपना एटॉमिक मॉडल बना करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को भी सही माना था और उसको सही मानते हुए ही उन्होंने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए वो ऑब्जर्वेशंस उनके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अलग थे। आ रही है बात समझ में? चलो एक काम करते हैं, हम सीधे से ही जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो जरा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गए अपने ऑब्जर्वेशंस? ये रहे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या निकल करके आया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। देखो ऐसा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनसे ये उम्मीद की गई थी कि वो गोल्ड फॉइल को पास कर जाएंगे, है ना। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनसे ये उम्मीद करी गई थी कि वो गोल्ड फॉइल को आसानी से पास कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स है, मैंने बताया तो था, अल्फा पार्टिकल्स का आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, अगर आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है तो इस एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4u। बताया था ना मैंने, बिल्कुल बताया था, मना मत करना। तो बेसिकली अगर एक अल्फा पार्टिकल का मास 4u हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये पार्टिकल कैसा है? अरे ये हैवी है भाई, ये भारी है, ये एक हैवी पार्टिकल है। और रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो फॉइल ली थी वो तो बहुत पतली थी, है ना, केवल 1000 एटम्स थिक ही तो थी, 1000 एटम थिक, यानी कि गोल्ड फॉइल काफी पतली ली गई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते तो उनसे तो ये उम्मीद करी ही गई थी कि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से जो गोल्ड फॉइल है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं, उससे पास हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, एक एल्यूमिनियम फॉइल है, आपके पास क्या है, एक एल्यूमिनियम फॉइल है, तो उसमें अगर आप ऐसे पेन घुसा दो या अपनी उंगली घुसा दो तो फॉइल फट जाती ना, कुछ उसी तरीके से। तो अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि हैवी पार्टिकल्स थे तो उनसे ये पूरी आप बोल सकते हो कि उम्मीद की गई थी कि ये गोल्ड फॉइल को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉइल थी वो काफ़ी पतली थी। तो रदरफोर्ड, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि रदरफोर्ड की जो उम्मीदें थी वो क्या उम्मीदें थी कि रदरफोर्ड को ये लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होने वाले हैं जो कि फॉइल से जाकर के टकरा करके शायद वापस आ जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये उम्मीद करी थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होने वाले हैं जो कि जाएंगे फॉइल से टकराएंगे, फॉइल के जो एटम्स हैं, गोल्ड के एटम्स, उनसे टकराएंगे और टकराने के बाद वापस आ जाएंगे 180 डिग्री का एंगल बना बना करके। ऐसा क्यों? अरे अभी तो बताया था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना। भाई ये जो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है इसका मास कितना है? 4u है। एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 4u है। और एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2 का होता है। यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये हैवी तो होते हैं, भारी तो होते हैं, एट द सेम टाइम ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं।
ठीक है ना। और क्योंकि जो रदरफोर्ड हैं वो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को सही मानते थे, तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो एटम्स में तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बिल्कुल फैले ही रहते हैं, यूनिफॉर्मली फैले रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल जाएगा, जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल जाएगा फॉइल से टकराएगा, फॉइल के एक एटम से टकराएगा, एटम में आप बोल सकते हो कि उसको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि वही वाली बात है ना कि एक एटम में थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, है ना, थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स का जो आप बोल सकते हो कि एटॉमिक मॉडल था उसके हिसाब से एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली फैले रहते हैं, यानी कि एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस का आपको स्फीयर मिलता है, क्लाउड मिलता है। तो वही वाली बात है ना कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल। तो जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल आएगा, जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल आएगा और टकराएगा, टकराने के बाद में उसको ये आप बोल सकते हो कि रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, ये तो हम कहाँ आ गए। अरे बात समझ में कि रदरफोर्ड ने यही एक्सपेक्ट किया था कि जैसे एक अल्फा पार्टिकल आएगा और इस गोल्ड के एटम से टकराएगा, अल्फा पार्टिकल को सदमा लग जाएगा कि हे भगवान कहाँ आ गए। जिस एटम से आकर के टकराए हैं, जिस फॉइल के एटम्स से आकर के टकराए हैं, उन एटम्स में तो क्या है, भर भर के पॉजिटिव चार्जेस है, तो हम यहाँ पे आकर के करेंगे क्या। अल्फा पार्टिकल्स का इतना मूड खराब होगा कि वो डिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएंगे। ऐसी उम्मीद करी थी किसने, रदरफोर्ड ने। और उन्होंने ये भी उम्मीद करी थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी होने वाले हैं जो कि फॉइल को पास कर जाएंगे। जैसे ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये तो क्या हुआ, टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए, और आप बोल सकते हो कि टकराने के बाद इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं कि एंगल कितना बना लिया है, 180 डिग्री का, यानी कि टकरा करके वापस लौट आए हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने यह भी एक्सपेक्ट किया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो कि फॉइल को क्रॉस कर जाएंगे, फॉइल के थ्रू पास कर जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बना करके। लेकिन जो हुआ वो बहुत अलग था। क्या अलग हुआ कि ऑब्जर्वेशन, उनकी पहली ऑब्जर्वेशन ये निकल करके आई कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स, मेजॉरिटी आप बोल सकते हो कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे निकल गए फॉइल को क्रॉस करते हुए, उसको पास करते हुए। अब रदरफोर्ड को यह समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने उम्मीद करी थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनके बिल्कुल ऑपोजिट में क्या हुआ है, ऑब्जर्वेशंस निकल करके आई हैं। उन्होंने ये सोचा था कि मेजॉरिटी पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि टकराने के बाद वापस लौट आएंगे। क्यों, पॉजिटिव चार्जेस वाला आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि मेजॉरिटी ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि फॉइल से टकराए, टकराने के बाद घुस गए, उसको पेनिट्रेट कर दिया और बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे 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 क्या हो गए, फॉइल को क्रॉस कर गए। फिर इसके बाद में सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि स्मॉल एंगल्स बना करके क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, और डिफ्लेक्ट होकर के फॉइल से बाहर निकल करके उसको क्रॉस कर लिया। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो कि बहुत बड़ा बड़ा एंगल बना करके डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन यहां पे तो कुछ और ही हुआ। बहुत सारे, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हुए जो कि स्मॉल एंगल उससे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था कि सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to be rebound। जो रदरफोर्ड ने उम्मीद करी थी कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, रीबाउंड कर जाएंगे, उचक करके वापस आ जाएंगे टकरा करके, लेकिन हुआ क्या, असलियत में क्या हुआ कि 12,000 पार्टिकल्स में से, हर 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो कि टकरा करके वापस आ रहा था। इसका मतलब क्या, अगर मैं बोल रही हूं कि 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि टकरा करके वापस आ रहा था, इसका मतलब क्या, बाकी जो रिमेनिंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, बकायदा क्रॉस कर रहे थे फॉइल को। मेजॉरिटी उनमें से कैसे थे, सीधे सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल्स बना करके डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब रदरफोर्ड की दिमाग की बत्ती बुझ गई,
क्यों बुझ गई? क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद करी थी उस उम्मीद के बिल्कुल ऑपोजिट में क्या मिले? ऑब्जर्वेशंस मिले। इन ऑब्जर्वेशंस को आप इस पिक्चर से, इस इमेज से भी समझने की कोशिश कर सकते हो कि देखो ये सारे क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब देखो अल्फा पार्टिकल। जैसे कि ये वाला जा रहा है, इस वाले अल्फा पार्टिकल को देखना, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। गोल्ड फॉइल, ये सब क्या है? पीले पीले, या आप बोल सकते हो कि गोल्ड फॉइल के एटम्स ही हैं, ये गोल्ड के एटम्स ही हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल गया, टकराया, और टकराने के बाद आप देख सकते हो कि सीधे के सीधे बाहर निकल आया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जो ये अल्फा पार्टिकल है ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गया, कुछ इसमें एंगल बना करके डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। देखो ये वाला, देखो ये वाला भी क्या हो रहा है? ऐसे सीधे 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 जा रहा है, टकराया, और टकराने के बाद आप बोल सकते हो कि बिना किसी एंगल के, मतलब बिना डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे बाहर निकल गया। अगर आप इस वाले अल्फा पार्टिकल की बात करोगे, इस वाले की, तो ये आया आया आया, टकराया, और टकराने के बाद स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल गया। ऐसा नहीं कि टकरा करके सीधे वापस ही आ गया हो, है ना। देखो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे क्या हुए? फॉइल को क्रॉस कर गए। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आए जो कि स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल गए। अगर आप ये वाले अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो देखो ये क्या हो रहा है? जाकर के टकरा रहा है और टकराने के बाद वापस आ रहा है। तो ये कौन सा केस होगा? 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल का ये केस होगा कि 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो कि टकराया, टकराने के बाद लौट करके वापस आ गया, यानी कि 180 डिग्री का इसने क्या करा है? एंगल बना लिया है, कुछ इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? तो अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस, पहले तो रदरफोर्ड जो है ना वो परेशान हो गए कि हे भगवान ये कैसे ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए हैं। जो अभी तक हम मान करके चल रहे थे उन चीज़ों को मानते हुए हमने कुछ एक्सपेक्टेशंस करी थी इस एक्सपेरिमेंट से, लेकिन जो हुआ वो तो बहुत ही अलग हुआ। तो पहले तो वो एकदम परेशान हो गए कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। फिर इसके बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ना वो ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें क्यों थी? क्योंकि हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को सही माना था। लेकिन अगर हमारी उम्मीदों के ऑपोजिट ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो गलत है। वो गलत है इसीलिए जो उनसे सवाल पूछे गए थे वही वाली बात है कि अब जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे जो ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए हैं उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में किससे पूछा गया? थॉमसन से पूछा गया कि थॉमसन जी बताइए आपने तो क्या करा था, एटॉमिक मॉडल दिया था, कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके एटॉमिक मॉडल की माने तो उम्मीद जो हमने करी थी उस उम्मीद के हिसाब से ही ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो गया। तो थॉमसन ने बोला मेरे को नहीं पता, मुझे जितना पता था उसके हिसाब से मैंने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। अब इसके आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे को कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये कि रदरफोर्ड ने ये साबित कर दिया कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो गलत है। ठीक है, गलत तो साबित कर दिया, लेकिन फिर सही एटॉमिक मॉडल क्या है ये भी तो बताओ। जैसे होता है ना कि किसी ने आपको एक काम करने से मना कर दिया कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना, तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव भी तो बताना पड़ेगा ना कि अगर ऐसे नहीं करना तो फिर कैसे करना है। तो रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि नहीं थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो गलत है, लेकिन फिर सही क्या है एटॉमिक मॉडल वो तो बताओ। तो फिर रदरफोर्ड ने, आप बोल सकते हो कि कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करे। क्या? देखो यहाँ पे, a major fraction of the alpha particles bombarded towards the gold sheet passed through it without any deflection. Majority alpha particles ऐसे थे जिनको कि जब भेजा गया गोल्ड फॉइल के पास तो वो जाकर के टकराए, और टकराने के बाद आप बोल सकते हो कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के बाहर निकल गए, पास हो गए गोल्ड फॉइल से। Hence, most of the space in an atom is empty. अब जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उन ऑब्जर्वेशंस की मदद से रदरफोर्ड क्या कर रहे हैं, एक एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जैसे कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल जाता है और इस गोल्ड के एटम से टकराता है। क्या बोला मैंने कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, गोल्ड फॉइल के एक एटम से टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये जैसे आया था वैसा का वैसा निकल गया। अरे ये अल्फा पार्टिकल जैसे आ रहा था वैसा का वैसा निकल गया, यानी कि इसने गोल्ड फॉइल को, गोल्ड के एटम को क्रॉस कर दिया। और क्रॉस भी कैसे किया? बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो गोल्ड फॉइल है वो, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, बेसिकली डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिमिलरली एक और अल्फा पार्टिकल आया, वो भी क्या करता है,
इससे गोल्ड के एटम से बेसिकली टकराता है, फॉइल के एटम से टकराता है, टकराने के बाद में उसको क्रॉस करता है, और क्रॉस भी कैसे कर रहा है देखो, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दोनों ये क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कोई एंगल बना रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। एक और एटम ले लो ना, एटम की कमी है क्या, कोई कमी नहीं है, ये लो एक और हमने क्या ले लिया, एटम ले लिया है। फिर से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल आए और आप बोल सकते हो कि एटम से टकराए, टकराने के बाद में क्या हुआ, फॉइल को क्रॉस किया और बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस किया है। अरे क्रॉस तो कर ही लेते, लेकिन मुद्दा क्या है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या कि रदरफोर्ड ने बोला, देखो अगर थॉमसन की अगर हम सही मानते, मानी भी थी ऐसी बात नहीं है, थॉमसन की अगर मॉडल को अगर हम सही मानते तो उनके मॉडल के हिसाब से तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भरे रहते हैं, तो जो भी अल्फा पार्टिकल आएगा वो टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। अगर थॉमसन की सही मानते तो एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर है, तो जो भी अल्फा पार्टिकल आता टकराता उसका हो जाता दिमाग खराब कि हम कहाँ आ गए, पॉजिटिव चार्जेस के बीच में आ गए। तो क्या होता, अल्फा पार्टिकल आप बोल सकते हो कि वापस टकराने के बाद में लौट जाता, जैसे आया था वैसे ही लौट जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली रदरफोर्ड ने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये कि एटम के अंदर मेजॉरिटी स्पेस कैसी होती है, खाली होती है। मेजॉरिटी स्पेस कैसी होती है, खाली होती है, और क्योंकि जगह खाली है इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉइल के एटम्स को क्रॉस कर जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, जैसे आए थे वैसे के वैसे निकल जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में डिफ्लेक्शन शो नहीं करते हैं। तो एक कंक्लूजन क्या मिला कि अधिकतर जो जगह होती है एटम में वो कैसी होती है, खाली होती है। जो थॉमसन ने बोला था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का आपको स्फीयर नजर आता है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉनसेंस चीज थी। सही क्या था कि एटम के अंदर मेजॉरिटी जगह कैसी होती है, खाली होती है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, टकराते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, जैसे आ रहे हैं वैसे निकल करके बाहर निकल रहे हैं, किसके, गोल्ड फॉइल के। Now, some of the alpha particles were deflected through small angles, and the alpha particles are positively charged particles, so these could be deflected by some positively charged body present within the atom. अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है ना बिना डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे निकल गए, नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मेजॉरिटी की यही कहानी थी, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी तो थे ना जो कि स्मॉल एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो गोल्ड फॉइल से निकलते समय क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली उन पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स का सामना हुआ होगा किसके साथ, कुछ एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, है ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने रास्ते से, स्मॉल एंगल से ही भले, इसका मतलब क्या कि एटम के अंदर कोई ना कोई उनको पॉजिटिव चार्ज तो मिला ही होगा, जिसके कारण वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। कि जैसे कि मेरे सामने क्या है, मेरा दुश्मन है और मुझे वहां जाना है, तो मैं क्या करूंगी, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए ऐसे निकल जाऊंगी। यही कहानी थी किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो फॉइल को क्रॉस करते समय अब थोड़ा सा एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कि फॉइल के अंदर, एटम के अंदर उनको डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज मिला होगा, जिसके कारण वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और डिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाले अल्फा पार्टिकल की बात करूं, देखो तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, टकराया, टकराने के बाद जब ये बाहर निकला तो थोड़ा सा एंगल बना करके डिफ्लेक्ट होकर के निकला। इनिशियली ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको जाना कैसे था, जाना था इसको ऐसे सीधी लाइन में, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि बीच में इसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिला हो जिससे कि रिपल्शन हो गया। अरे भाई जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर तो खुद ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो अगर ये डिफ्लेक्ट होकर के, देखो उसको जाना ऐसे था, सीधे 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 सीधे, लेकिन अगर वो ऐसे गया, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ उसको पॉजिटिव चार्ज मिला होगा, और क्योंकि उसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिला होगा तो इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल है वो थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस बनाते हुए निकल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि डेफिनेटली एटम के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है ये पूरे एटम में नहीं होती है। थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरे एटम में, पूरे के पूरे एटम में पॉजिटिव चार्जेस फैले रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
रदरफोर्ड ने बोला कि सही बात है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन ये जो चार्जेस है ना, ये एक बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और ये बॉडी पूरे एटम में फैली नहीं रहती है। इनफैक्ट ये जो बॉडी है ना, ये आप बोल सकते हो कि एटम में एक जगह पर प्रेजेंट होती है और वो अल्फा पार्टिकल्स जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के नजदीक से होकर के गुजरते हैं, उनमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो बॉडी है उसके ऊपर खुद क्या है, पॉजिटिव। भाई माना कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, लेकिन वो पॉजिटिव चार्जेस, वो प्रोटॉन्स पूरे में नहीं फैले हैं, वो एक बॉडी में, एक बोलते हैं ना कि हमने चॉकलेट्स लेकर के आए हैं तो हम उसको फैला करके नहीं रखेंगे, हम उनको एक डब्बे में रखेंगे। तो एटम के अंदर आप बोल सकते हो कि एक डब्बे में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, ऐसे समझ लो कि एटम में एक डब्बे के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और वो डब्बा पूरे एटम में नहीं फैला होता है, वो डब्बा एटम में एक प्रॉपर आप बोल सकते हो कि लोकेशन पे ही पाया जाता है। तो वो वाले अल्फा पार्टिकल्स जो कि उस पॉजिटिव डब्बे से नजदीक से गुजरते हैं, उनमें डिफ्लेक्शन होता है रिपल्शन के कारण, और वो वाले अल्फा पार्टिकल्स जो कि उस डब्बे से दूर दूर होकर के निकलते हैं, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। सिंस very few alpha particles were deflected back, alpha particles are heavy particles. These could be deflected back only when they strike heavier body inside the atom. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल से यही उम्मीद की गई थी कि वो क्या कर सकते हैं, गोल्ड की फॉइल को, गोल्ड के एटम को क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन फिर भी 12,000 में से अगर एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली वो जो अल्फा पार्टिकल होगा, 12,000 में से वो जो एक अल्फा पार्टिकल होगा, वो अपने से एक भारी बॉडी से टकराया होगा, है ना, अपने से एक भारी बॉडी से क्या होगा, टकराया होगा, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया। तो सीधी सी बात है, अल्फा पार्टिकल जो मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव चार्जेस को हम एक डब्बे में भर के रखते हैं एटम में, डेफिनेटली भाई हमको ये पता था कि एक एटम के मास को बनाने के लिए कौन लगते हैं, प्रोटॉन्स ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास तो बहुत कम होता है। अब रदरफोर्ड ने बोला है कि भाई पॉजिटिव चार्जेस को ना हम एक डब्बे में पैक करके रखते हैं, पूरे में फैला के नहीं रखते हैं एटम में, और वो जो डब्बा होता है ना, वो एटम में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पाया जाता है। तो वो वाला अल्फा पार्टिकल, 12,000 में से वो वाला अल्फा पार्टिकल जो कि सीधे क्या हुआ है, जो कि आप बोल सकते हो कि सीधे जाकर के उस पॉजिटिव चार्जेस के डब्बे से टकरा गया है। बाकी क्या हो रहे थे, बाकी तो आसपास से गुजर रहे थे अल्फा पार्टिकल्स। वो वाला अल्फा पार्टिकल 12,000 में से जो कि सीधे से इस पॉजिटिव चार्जेस के डब्बे के साथ जाकर के टकराई गया है, वो क्या करेगा, वापस लौट के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो डब्बा है वो कैसा है, हैवी है। क्यों हैवी है? अरे क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्जेस है ना। पॉजिटिव चार्जेस ही तो क्या करते हैं, एटम का मास बनाते हैं। पूरे एटम का मास कौन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स ही बनाते हैं। और ये पार्टिकल्स कहाँ हैं, एक डब्बे में है। इसका मतलब क्या कि वो डब्बा भारी होगा, और उसी भारी डब्बे से अगर अल्फा पार्टिकल जाकर के टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, वो वापस लौट जाएगा कि नहीं लौटेगा, बिल्कुल होगा। ये क्या हुआ, तीसरा कंक्लूजन। Since number of alpha particles deflected back is very small, this shows that the heavy body present in the atom must be occupying a very small volume. अब क्योंकि 12,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या कि वो जो हैवी बॉडी होगी वो एटम में पूरे में नहीं फैली होगी, वो एटम में बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखी होगी। From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times। अच्छा, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो अब तक जो भी आपको कंक्लूजन्स यहाँ पे बताए गए हैं रदरफोर्ड मॉडल के, वो आपको समझ में आए कि रदरफोर्ड ने, आप बोल सकते हो कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको सिरे से खारिज कर दिया था। और ऐसा नहीं कि हवा में कराओ ना, बाकायदा उन्होंने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और एक्सपेरिमेंट के जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस के बल पर कंक्लूजन निकाले, और उस कंक्लूजन से पता चला कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या था, बहुत ज्यादा ही गलत था। रदरफोर्ड ने साफ बोल दिया कि एक एटम में अधिकतर जगह कैसी रहती है, खाली रहती है। एक एटम में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स एक बॉडी के अंदर भरे रहते हैं, और वो भी जो बॉडी होती है वो पूरे एटम में नहीं फैली रहती, वो बॉडी एटम की स्मॉल वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करके रखती है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने अल्टीमेटली, भाई चलो ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आ गए, जो वो थी कंक्लूजन्स थे वो भी हमने देख लिए।
अब मुद्दा यह है कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल कैसा दिया। अब देखो यहाँ पे रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड अ मॉडल ऑफ एटम नोन एज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या करा, अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसका नाम था क्या, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से रदरफोर्ड ने बोला कि एक एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूं ना कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स हैं, वो पूरे में नहीं फैले रहते हैं, वो एक डब्बे में पैक्ड होते हैं। तो उस डब्बे को ही रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल, उनके एटॉमिक मॉडल का नाम क्या था, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। और इस मॉडल के हिसाब से एटम के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल heavy positively charged body present in the center of the atom। न्यूक्लियस के लिए रदरफोर्ड ने बोला कि भाई इसी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि एक डब्बा है, एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस भरे होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करने वाले पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स भरे रहते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि एक एटम के मास को बनाने के लिए कौन लगते हैं, प्रोटॉन्स ही लगते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन्स का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक डब्बा है जिसमें कि सारे प्रोटॉन्स भरे हुए, इसका मतलब क्या, वो डब्बा कैसा होगा, हैवी होगा। और उसी डब्बे को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होता है। हैवी तो समझ में आ गया, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला, अरे प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो जिस डब्बे में, जिस बॉक्स में वो होंगे, उस बॉक्स के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट इन दी सेंटर ऑफ द एटम, जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। Extra nuclear part means the space around the nucleus in which the electrons are distributed। केवल प्रोटॉन्स थोड़ी ना होते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं। तो प्रोटॉन का तो समझ में आ गया कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या, तो न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उस स्पेस में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो एटम का एंटायर मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। सिंस इलेक्ट्रॉन्स का मास कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, द मास ऑफ द एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स, हेंस प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कि एटम का जो एंटायर मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो कैसा है, नेग्लिजिबल है। एक एटम के मास को बनाने के लिए कौन आते हैं, प्रोटॉन्स ही आते हैं। इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन्स ही कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होंगे। इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बाद में क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रह करके विद वेरी हाई स्पीड। द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ वर टर्म्ड एज ऑर्बिट्स। द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। रदरफोर्ड suggested that the electrons were not stationary but were revolving around the nucleus in certain circular orbits। देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, यानी कि ये क्या है, एटम है, इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर आप बोल सकते हो कि ये जो पूरा स्पेस है इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, सजेस्टेड दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। भाई न्यूक्लियस के बाहर ये जो आपको पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रह करके। जैसे कि ये न्यूक्लियस है,
इसके अराउंड क्या है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सपोज एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि इस सर्कुलर ऑर्बिट में रह करके, एक इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रह करके क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। रदरफोर्ड ने साफ साफ बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड आप बोल सकते हो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स में रह करके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स comes into play which balances the force of attraction। तो बेसिकली देखो हुआ क्या कि आप बोल सकते हो कि जो अपना न्यूक्लियस है भाई, एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। अब क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, वही वाली बात है ना, ऑपोजिट चार्जेस वाली बात, कि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यही पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस अपने अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि अगर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे होगा क्या, अरे न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रह करके ऐसे गोल 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 घूमेंगे। तो जब वो घूमेंगे ना, तो आप बोल सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग जाएगा। वो वाला फोर्स जो कि कहाँ लगता है, बाहर की तरफ लगता है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ लग रहा है कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ लगेगा कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, और बाहर की तरफ आप बोल सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर देगा। अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रह करके, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स में रह करके न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर के एटम का ये स्ट्रक्चर दिया किसने, रदरफोर्ड ने, अपने आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर मॉडल में। आई बात समझ में कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। और क्योंकि प्रोटॉन्स ही क्या करते हैं, एक एटम के मास को बनाते हैं, इसका मतलब क्या कि अगर न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, एक हैवी बॉडी होगी। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रह करके। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब वो रिवॉल्व करते हैं तो उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर देगा। किस्सा खत्म। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्या है, to explain the electrons do not fall into nucleus as a result of attraction, Rutherford suggested that electrons, अच्छा सबसे पहले ना रदरफोर्ड ने ये बोला था कि ये क्या है, एक एटम है, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में रह करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आ रही ना बात समझ में। रदरफोर्ड ने सबसे पहले अपने मॉडल को बहुत ही सिंपल रखा था कि ये क्या एटम है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में रहकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली रिवॉल्व करते हैं। तो फिर किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या। जैसा कि हमने पढ़ा है ना, वही चीज रदरफोर्ड से किसी ने पूछ ली कि भाई न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है, एक भारी बॉडी है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा।
अरे बिल्कुल करेगा। तो उस चक्कर में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट होते जाना चाहिए और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी को न्यूक्लियस के ऊपर आकर के गिर जाना चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स ही न्यूक्लियस के ऊपर जाकर के गिर जाएंगे तो फिर एटम का स्ट्रक्चर क्या ही रह जाएगा। अब अगर एटम का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो फिर मैटर कहां से बनेगा, यानी कि आज हमको जो भी चीजें दिखाई देती, जो भी हमें मैटर दिखाई देता है, वो शायद उस स्टेट में, उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं अगर ये वाला मॉडल सही होता। क्यों? क्योंकि भाई एक मैटर को बनाने के लिए एटम चाहिए हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब क्या करेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर जाकर के ही गिर जाएंगे। जैसे कि जो मैग्नेट है वो क्या करता है, कीलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो कील है वो क्या करती हैं, मैग्नेट के ऊपर आकर के चिपक जाती हैं। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के पास जाएंगे अट्रैक्ट होकर के और न्यूक्लियस के ऊपर जाकर के ही गिर जाएंगे। तो उस हिसाब से तो फिर एटम का स्ट्रक्चर क्या ही रह जाएगा। अब अगर एटम का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फिर मैटर का शेप कहां से बनेगा भाई। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये बात सही है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बोल सकते हो कि लग जाएगा टू एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट स्टेशनरी। रदरफोर्ड ने बोला कि माना कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस क्या करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये स्टेशनरी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्या हूं, एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैं अपनी जगह पे खड़ी हुई हूं और ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसने मुझे अपनी तरफ क्या करा, खींचा है तो मैं खिंच करके न्यूक्लियस के पास चली गई हूं। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मैं इलेक्ट्रॉन हूं मैं क्या कर रही हूं, मैं स्टेशनरी नहीं हूं, मैं अपनी जगह पे खड़ी नहीं हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं रोटेट कर रही हूं न्यूक्लियस के अराउंड, रिवॉल्व कर रही हूं न्यूक्लियस के अराउंड। आई बात समझ में? टू एक्सप्लेन that the electrons do not fall into the nucleus as a result of attraction, Rutherford suggested that electrons were not stationary, they were revolving around the nucleus in certain orbits. जो electrons हैं वो basically क्या कर रहे हैं, nucleus के around सर्टेन ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। और जब वो रिवॉल्व करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बोल सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर देता है। कि एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस लगा रहा है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड घूमना शुरू करता है, किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर जाकर के नहीं गिरता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में वही वाली चीजें आ जाती है ना कि कुछ सवालों के जवाब हैं जो कि उनके पास होते नहीं है, और जब सवालों के जवाब होते नहीं तो फिर इसके बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ड्रॉबैक्स क्या है मॉडल के, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। रदरफोर्ड ने बड़ा होशियार बनकर के क्या करा, ये बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर आकर के गिरते इसलिए नहीं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस उसको स्टेबल नहीं माना जा सकता। वॉज नॉट, क्या बोला गया है, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। व्हाई? एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। अगर जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो हो सकता है कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन साथ में क्या है, डायरेक्शन भी तो है। तो होता क्या है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी स्पीड सेम रहती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन तो क्या होता है, हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। अब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, और जहां वेलोसिटी चेंज होती है वहां पे एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है, मना मत करना।
तो इसका मतलब क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्यूशन के टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और इसका मतलब क्या कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एनर्जी की क्या होती है, खपत होती है। कि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन जो चार्ज पार्टिकल्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जाहिर सी बात है उसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। अब क्या इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा के लिए एनर्जी है? वही इलेक्ट्रॉन तो खुद इतना छोटा सा है, एटम से भी छोटा सा है, उसका मास इतना छोटा सा है। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ही एनर्जी होगी? इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक दो चक्कर काटे इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के अराउंड और उसकी एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। और जब एनर्जी ही खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऐसा स्पाइरल पाथ बना करके न्यूक्लियस के ऊपर आकर के ही गिर जाएगा। ठीक है ना, कि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। Thus revolving electron would also lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that the atoms are quite stable. अगर ऐसा होता तो फिर भाई आज जो आपको मैटर का स्टेट नजर आ रहा है वो नजर नहीं आता, लेकिन हमको पता है कि हमारे एटम्स क्या होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा। रदरफोर्ड से पूछा गया कि भाई एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। रदरफोर्ड ने बहुत होशियारी से काम लिया। उन्होंने बोला कि भाई एक एटम में अधिकतर जगह क्या होती है, खाली होती है। एटम के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स भरे होते हैं, इसके कारण न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस काफी हैवी भी होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स, तो इसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और वो हैवी भी होता है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या अट्रैक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन्स को आकर के गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो जब वो रिवॉल्व करते हैं तो उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कर देता है। लेकिन फिर उनसे सवाल पूछा गया कि भाई जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड होता है, और जब एक्सेलरेशन आता है तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपनी मोशन के दौरान, अपने सर्कुलर मोशन के दौरान एनर्जी को रेडिएट करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा एनर्जी को रेडिएट करेगा और करते 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 उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के ऊपर आकर के ही गिर जाएगा। यानी कि एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल अभी भी कायम था। लेकिन इस सवाल का क्या जवाब था? अनफॉर्चुनेटली रदरफोर्ड के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसीलिए ये एक मेजर ड्रॉबैक हो गया किसका, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। अब इसका जवाब मतलब एटम की स्टेबिलिटी को इसके बाद में कैसे जो है ना समझाया गया, इसका जवाब आपको मिलेगा अगले सेशन में जब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो आज की सेशन की कहानी बस इतनी है। बस एक बार आप ये वाला चार्ट देख लो। मैं तो कहती हूँ वीडियो को पॉज करो और इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एटम के तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप देख सकते हो कि चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इन कूलम्स कितना है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, -1 यूनिट। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, बस माइनस और प्लस का ही फर्क है, बाकी चार्ज तो कैसा होता है, सेम ही होता है। न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मास की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना होता है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है ना। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, इतना ही होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन का मास कैसे लिख सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। आई बात समझ में?
लोकेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की? न्यूक्लियस के अराउंड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। प्रोटॉन की कहां होती है लोकेशन? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूट्रॉन भी कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। हाँ, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना? चलो, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिलकर के हम क्या करेंगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल को समझेंगे। तब तक आप क्या करोगे? अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे करोगे? तो गूगल पे टाइप करना जा करके magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को खोलोगे, जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे, आपके सामने एनटीएससी का ऑप्शन आपको चमकता हुआ नजर आएगा। तो क्या करोगे? एनटीएससी के ऑप्शन पे चले जाना। जैसे ही ऑप्शन पे जाओगे, आपके सामने एनटीएससी के सारे सब्जेक्ट्स खुल करके आ जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? हमें पढ़ना है क्या? केमिस्ट्री। तो हम कैसे पढ़ेंगे? केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके एनटीएससी के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप जाओगे केमिस्ट्री के ऑप्शन पे, आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा एनटीएससी केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो मिलेगा। देख लेना कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है एनटीएससी स्टेज 1 एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है ना? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि हमें क्या करना है, केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है उसके फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो कैसे करोगे? नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा इस वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर खुल करके रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना और नए 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 वीडियोस देखते जाना। और अब तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी शुरू हो चुका है। तो आपके वो वाले फ्रेंड्स, वो वाले आपके भाई बहन जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको ये चैनल जो है ना रिकमेंड करिए। कैसे ढूंढोगे यूट्यूब पर? तो YouTube पे टाइप कर देना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, तो आपके सामने ये वाला चैनल खुल करके आ जाएगा। बस करना क्या है? सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है इस चैनल को उन फ्रेंड्स के लिए, उन फ्रेंड्स को जिनको हिंदी मीडियम में जो कि पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर तरह की पढ़ाई क्या होगी? अवेलेबल होगी। तो फिर देरी किस बात की है भाई? विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।